Hello everyone, today we are learning class 8 SST and this is chapter 17, the Indian Constitution of Civics. Okay, so let's in the previous part, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हमने दो क्या पढ़ लिए थे, फंक्शंस पढ़ लिए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है. ओके, सो दैट वाज द वन दैट वी रेड कि क्या क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. इन दिस पार्ट विल रीड द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बताता है कि एक कंट्री किस तरीके से चल रही है, ठीक है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है. देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री के बारे में बताता है कि किस तरीके की कंट्री है और कैसे वहाँ पे लोग हैं और क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं, कौन से बेसिस पे गवर्न होना चाहते हैं. ओके, जैसे कि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है. सो हमारी क्या पता लग जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, हमारे लिए थ्रू ही होगा. ओके, हमारे लिए होगा, हमारे थ्रू होगा, और हम लोग अगर चाहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं. ओके, किसी के भी अगेंस्ट. ठीक है, अब नाउ वी विल रीड फ्रॉम here another important function. Okay, so another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. अब देखो हमारा एक और फंक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर देखो ज़्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी के अंदर लोग हैं, तो वो कभी भी जो कम लोग हैं, माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, यू शुड नो कि मेजॉरिटी क्या होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी होती है जिसमें थोड़े कम लोग होते हैं. ओके, माइनॉरिटी मेजॉरिटी. ओके, तो दिस इज़ व्हाट के थर्ड फंक्शन क्या है कि उसका कि जो अगर जो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब मेजॉरिटी के अंदर ग्रुप है जो कि दूसरों पे क्या कर सकता है, रूल कर सकता है, वो उसकी पावर्स को लेस पावरफुल ग्रुप पे नहीं यूज़ करेगा, मतलब माइनॉरिटीज़ पे मेजॉरिटीज़ रूल नहीं करेंगी. ओके, ऐसा नहीं कि अगर वो लोग ज़्यादा हैं नंबर्स के अंदर तो जो कम लोग हैं उन पे वो डोमिनेशन दिखाएंगे खुद का, ठीक है, सिर्फ पावर दिखाएंगे. ठीक है, so the constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे रूल्स हमें देता है जिससे क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ को भी वही सारी क्या बोलते हैं, रूटीनली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ से हटाता नहीं है, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी के पास है वही माइनॉरिटी के पास होंगी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर जो लोग ज़्यादा हैं या फिर जिनका जो मतलब एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं तो वो दूसरे रिलीजन वालों पे क्या करेंगे, दबाव डालेंगे उनके रिलीजन का. ठीक है, नो, इट इज़ नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू से. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसे रूल्स दे रखे हैं जिससे हमारे पास सारी माइनॉरिटीज़ के पास सारी क्या हैं, वही चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी के पास भी हैं. ठीक है, another reason why we have constitution is precisely to prevent the tyranny or domination by the majority of a minority. ठीक है, तो क्या है, एक और हमारा रीज़न क्या है कि यही रीज़न है कि कभी भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट नहीं करेगी, डोमिनेशन नहीं करेगी. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, आई इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेम्बर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, आई इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. अब देखो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेशन नहीं दिखा सकती. तो उसका मतलब ये है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे क्या नहीं कर सकती, डोमिनेशन नहीं दिखा सकती, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन. ठीक है, या फिर एक कम्युनिटी के मेंबर्स उसी कम्युनिटी के कुछ और मेंबर्स पे क्या नहीं कर सकते, डोमिनेशन नहीं दिखा सकते, उनकी पावर नहीं दिखा सकते. ठीक है, अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो उसी कम्युनिटी के अंदर देखो, एक तो होता है कि दो कम्युनिटीज़ लड़ ली आपस में, या फिर जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है उसने थोड़ी लेस पावरफुल कम्युनिटी पर क्या करा, हक जताने शुरू कर दिया. लेकिन हमारी जो दूसरी बात क्या है कि एक और जो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, उसी के अंदर दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि उसी कम्युनिटी के, उसी रिलीजन के, उसी कास्ट के हैं, और वो आपस में लड़ रहे हैं. कैसे लड़ रहे हैं कि जो ज़्यादा लोग हैं ना, लड़ भी नहीं रहे, वो जो ज़्यादा लोग हैं ना वो उन पर डोमिनेट कर रहे हैं जो कम लोग हैं उन पर. ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ये भी नहीं होगा.
कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें रूल्स देता है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, दिस विल बी अ क्राइम. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. अब देखो क्या है कि third, here it is written third, okay. So third सबसे ज़्यादा बड़ा reason एक ये भी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो हमें ही हमारी कुछ चीज़ों से बचाता है, ठीक है. ये थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा कि हम क्या कर लेंगे खुद के लिए, या फिर हम खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, राइट. तो लेकिन इसका मतलब ये है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा किसी इशू के बारे में बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, किसी के अगेंस्ट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंटरेस्ट को गार्ड करने में हमें मदद करता है, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस that we might take that could have an adverse effect on large principles that a country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right way. So by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow to easy overthrow of provisions of the guarantee of rights of citizens and protect their freedom. Okay, अब देखो क्या है हमारा एक थर्ड सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद के अगेंस्ट ही बचाता है. कैसे बचाता है कि देखो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा इश्यू आ गया, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी पार्टी है जो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा गंदा खेल खेल रही है, मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा घटिया चल रही है, ठीक है. और आपको लग रहा है कि सारी की सारी पार्टीज मिल गई हैं और हमारी कंट्री का क्या कर रही है, सत्यानाश कर रही है. ये चीज़ आपको लग रही है, ठीक है. सो हमारा अब आपने क्या करा कि भाई नहीं, हम तो डेमोक्रेसी को हटा के हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, ताकि जो डिक्टेटर हो एक ऐसा कोई इंसान मिल जाए हम लोगों को जो कि क्या मिल करे, हमारी पूरी कंट्री को चला ले. अब देखो डिक्टेटरशिप जो होती है ना, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कभी भी आपकी बात तो सुनेगा नहीं जो डिक्टेटर है, ठीक है. वो जो एक इंसान है जो कंट्री चला रहा है वो आपकी बात तो सुनेगा ही नहीं ना, लोगों की बात सुनेगा, है ना. और क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद की चलाएगा, है ना. सो दिस इज़ वॉट इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो क्या होगा, कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें हमें लगती हैं कि भाई कोई सी भी पार्टी क्या है सही से काम नहीं कर रही, तो हमें तो कुछ और चाहिए, ठीक है. तो यही चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि सिर्फ इन्हीं इमोशन से हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है. और ये हमें बताता है कि हमें अगर कोई चीज़ लग रही है कि हाँ गलत है, तो ये नहीं कि आप पूरा रूल ही चेंज कर दो, राइट. आप ये नहीं कर सकते. आपको कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स, आपको कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिससे आप लोग ये कर सकते हो कि भाई आप पुलिस के अंदर जाओ या फिर एक मुद्दा उठा दो कि नहीं ये वाली पार्टी गलत काम कर रही है, तो ये वो पार्टी तो चेंज हो जाएगी. पर आप क्या करोगे, कई बार ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप ले आओ, नहीं, बट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस चीज़ से भी बचाता है, खुद से भी बचाता है, ठीक है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. हमें इस डिस्कशन से क्या पता लगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर. ओके, so now we'll read the Indian Constitution. Let's see. By the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle of the nationalists had devoted a great deal of time imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they have been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule, underline this part, the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. What remained to be done then was to work out the ways in which democratic government would be set up in India and rules that would determine its functioning. अब देखो क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, तो देखो 20th सेंचुरी के आते आते मतलब 1991 या फिर 1991 नहीं, मतलब 1890 या फिर यू कैन से कि क्या बोलते हैं हम लोग सेंचुरीज़ को ना हमेशा अलग आगे एक
स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी 2000 चल रहा है ना, तो यू विल से हम इसको, इस सेंचुरी को क्या कहेंगे, हम इसको 21st सेंचुरी कहेंगे। तो इससे पहले वाली सेंचुरी जो 19th सेंचुरी थी उसको हम क्या कहते हैं, 20th सेंचुरी कहते हैं। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब आज़ादी की लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई थी। ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ब्रिटिश रूल से, जो कि बहुत सारे सालों से चलती हुई आ रही थी। ठीक है, सेवरल डेकेड्स मतलब डेकेड्स होता है 10 ईयर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो सेवरल डेकेड्स से वो लड़ाई चलती आ रही थी। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो नेशनलिस्ट थे ना, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने उनका बहुत बड़ा जो टाइम था, बहुत ज़्यादा जो वक्त था उनका, उन्होंने ये इसी चीज़ में गुजारा था कि किस तरीके से हमारा जो एक इंडिया होगा, जब वो फ्री होगा तो वो कैसे लगेगा। ठीक है, किस तरीके से लगेगा हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारे नेशनलिस्ट ने पहले से ही सोच के रखा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर उनको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता था जो उनको नहीं करने थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत कम उनका रोल हुआ करता था खुद की ही कंट्री के लिए कुछ बनाने के अंदर। ठीक है, सो वो इस अथॉरिटेरियन रोल के अंदर, अथॉरिटेरियन रोल मतलब सिर्फ उन्हीं का रोल था। ठीक है, कोई और आके हम पे रूल कर रहा था, उनकी अथॉरिटी थी। तो इस अथॉरिटेरियन रूल के अंदर जो कॉलोनियल स्टेट थी ना हमारी इंडिया की, मतलब उस तरीके की उस वक्त जो हालत थी इंडिया की, उस हालत ने हमारे इंडियंस को ये चीज़ बता दी कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ्री इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी ही यहाँ होनी चाहिए, जिसमें हर इंसान कैसा ट्रीटेड हो, इक्वली ट्रीटेड हो, और सबको गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का टाइम मिले। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट द नेशनलिस्ट वांटेड। ठीक है, ये चाहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा उनको कम रोल दिया था उनके कामों के अंदर। ठीक है, मतलब उनके कामों के अंदर मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि देखो उनके कामों के अंदर जैसे वो लोग कोई रोल बनाते थे। ठीक है, रूल किसके लिए बना रहे हैं? इंडियंस के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इंडियंस का कोई हाथ ही नहीं है। और हम लोग को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नीचे हमें ट्रीट करा जाता था, हमें बहुत ज़्यादा नीचा समझते थे। तो हम लोग को इलिटरेट बोलते थे। और उस वक्त क्या है कि संस्कृत और हिंदी चलती थी हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती थी इतनी ज़्यादा। तो जैसे जैसे जब लोगों ने इंग्लिश वगैरह सीखनी भी शुरू करी ना, वैसे ही हमारे जो इंडियंस हैं उनको थोड़ा समझ में आने लगा कि वो लोग की क्या हरकत है, वो क्यों लोग क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ। जैसे हमें समझ आने लगा कि इंडिया को मतलब वो लोग लूट के लेके जा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज़ तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इंडियंस को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। तो इसीलिए हमारे इंडियंस के अंदर इंडियंस ने ये चीज़ देखी, ये चीज़ सोची कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो इसी तरीके से हो कि जिसमें सब जो हैं, हर एक इंसान कैसे ट्रीट हो, इक्वली ट्रीट हो। ठीक है, और हर इंसान को गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन का मौका मिले। इससे क्या क्रिएट हुई? डेमोक्रेसी क्रिएट हुई। ठीक है, what remained to be done that then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। अब देखो अब क्या रहेगा था, देखो उन लोगों ने इमेजिन तो कर ही लिया था कि कैसा होना चाहिए इंडिया, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन अब बस क्या बचा था कि ऐसे कुछ वेज़, ऐसे रूल्स लेके आना जिसके अंदर इंडिया के अंदर इंडिया की डाइवर्सिटी के साथ साथ पूरी क्या हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए कुछ ऐसे रूल्स देता है जिससे हमें हमारी कंट्री ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए कि जिसमें हम लोग रहना पसंद करें। ठीक है, वैसे ही बस ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना रह गया था। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग्स को डिटरमाइन करने का। सो नाउ ये चीज़ रह गई थी बस। ठीक है, दिस वॉज डन not by one person but by a group of around 300 people which became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. In 1934 the Indian National Congress made a demand of a Constituent Assembly। अब देखो क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ एक इंसान ने नहीं बनाया। नो, देखो
किसने बनाया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? अराउंड 300 लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, अभी भी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके मेंबर्स वो लोग 300 मेंबर्स थे जिन्होंने बनाया था। 1946 के अंदर उन लोगों ने शुरू कर दिया था इसको बनाना, ठीक है। और धीरे धीरे करके मतलब पीरियोडिकली, मतलब वो कुछ कुछ टाइम में मिलते थे, 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 3 साल के अंदर अंदर वो मिलते थे, वो रूल्स बनाते थे, ठीक है। तो 3 साल के अंदर हमारा क्या बन गया? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ओके। 1946 टू 1951 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट डन था, ठीक है। 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। किसने बनाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और इंडिया के सभी जो समझदार लोग थे, जो कि मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिनको पता था कि हमारी इंडिया को कैसे मेंड करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या हमारी सोसाइटी के रूल्स बनाने हैं, तो मतलब ये समझ लो कि हर एक जगह से हर एक मेंबर को ले लिया गया था, ठीक है, जो कि समझदार था हर एक कम्युनिटी के अंदर से, ओके। सो दिस वाज इट। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India Pakistan was imminent. Some of the princely states remains undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. अब देखो इन लोगों के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। क्यों था एक चैलेंज? क्योंकि देखो उस वक्त क्या क्या हो रहा था इन लोगों के दिमाग में। इन लोगों को एक तो ये चीज़ रखनी थी कि भाई हमारे जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है, राइट। मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग उनका रिलीजन है, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब देखो वो किस तरीके से क्या बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को, इस तरीके से उन्होंने उनको बनाना है जिससे सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या करें? एग्री करें, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ये सारी चीज़ें तो उनको दिमाग में रखनी थी कि पूरा इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी थी कि उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उन 3 सालों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, और बहुत बड़ा टर्मोइल, मतलब बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं ना घटना हुई थी। मतलब क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, राइट्स हो गए थे, दंगे हो गए थे के वहाँ से जब ट्रेनें, मतलब इतने खतरनाक वो दंगे थे इस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो वो इतने खतरनाक दंगे थे कि वहाँ से जब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या करा, इन लोगों ने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे उनको उधर भेजना था, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। तो जब यहाँ से इंडिया के अंदर से जब लोग पाकिस्तान के अंदर जाते थे, जो ट्रेन्स जाती थी वो मतलब ऑलमोस्ट खून से लथपथ जाती थी, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो उन ट्रेन्स के अंदर चढ़ के सही तरीके से पहुंच जाएं। सो इफ़ यू हैव सीन द मूवी गदर, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पार्टीशन का टाइम पे कितनी ज़्यादा मारा काटी हुई थी और बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, जिससे दो रिलीजन्स मतलब आपस में भिड़ गए थे, ठीक है, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो मतलब इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे उनको उधर जाने में परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा दंगों की वजह से, ठीक है। और जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स थे, सॉरी हिंदूज़ थे, उनको यहाँ आने में परेशानी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अब लाइन खींच गई थी जिससे पाकिस्तान और इंडिया क्या हो गया था, बिल्कुल अलग हो गया था। तो सब जगह अब देखो इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे मतलब क्या था कि पूरे इंडिया के अंदर सब लोग एक साथ मिल कर रहते थे, ठीक है। हिंदूज़ भी वहीं रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी वहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या करना था कि हिंदूज़ को इंडिया के अंदर आना था और मुस्लिम्स को उठकर कहाँ जाना था, पाकिस्तान के अंदर जाना था। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या हुई, मुश्किल हुई, ठीक है। सो दिस वॉज इट। तो ये इस वक्त इतने ज़्यादा माराकाटी चल रही थी, तो इस वक्त जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा क्या आई, ट्रबल आई, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। और कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं, वो स्टेट्स जो मतलब जो कि अभी भी किसके अंडर में थी, किंग्स और जो यू कैन से प्रिंस वगैरह, इन लोगों के अंडर में थी कुछ ऐसी स्टेट्स जिनको तो पता ही नहीं था कि भाई उनको फ्यूचर में क्या करना है, उनको इंडिया के अंदर मर्ज होना है या नहीं होना, फिर उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है, उनके भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करा जाए या फिर उनके अकॉर्डिंग थोड़े रूल्स बनाए जाएँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये लोग क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। तो प्रिंसेस स्टेट्स वगैरह का हो गया। देखो फर्स्ट रीज़न क्या हुआ हमें कि इंडिया की डाइवर्सिटी
की वजह से बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है। सेकेंड वॉज कि इंडिया और पाकिस्तान जब का पार्टीशन बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा यू कैन से बड़ी ट्रबल थी इन लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का थर्ड रीज़न ये था कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को पता ही नहीं था कि उनको इंडिया के अंदर मर्ज होना है या नहीं होना, इंडिया से हटना है या नहीं होना, ठीक है, नहीं हटना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। दिस वॉज इट। फिर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना इंडिया की, वो भी क्या थी, डिसमल पे थी। मतलब यू कैन से कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी इस वक्त इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पूरा इंडिया का जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वो लोग वहाँ पे लेके चले गए उनकी कंट्री के अंदर। इंडियंस पे इतने टैक्सेस लगाए गए, इतने उनसे टैक्सेस वसूले गए, जिससे क्या हुआ, इंडिया की हालत हद से ज़्यादा बुरी हो गई। इसीलिए तो इतना ज़्यादा परेशान होकर इंडियंस ने इंडिपेंडेंस के लिए क्या करा, लड़ाई लड़ी, ठीक है। दिस वॉज द रीज़न। तो इस वजह से जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, मतलब कि जो पैसों की कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि सभी गरीब हो गए थे, नो, मतलब वास्ट नंबर ऑफ पीपल, वास्ट मास ऑफ पीपल, मतलब जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या थे, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गरीब ही थे उस वक्त, ठीक है। वो लोग सब गरीबी से जूझ रहे थे, ठीक है। कई बार लोगों के पास तो खाना ही नहीं था। सो दिस वॉज इट, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास क्या 4 कंडीशंस ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। तो फर्स्ट वन वाज कि हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी, ठीक है। सेकंड वन वाज इंडिया का पार्टीशन। थर्ड वन वाज द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और फोर्थ क्या है, द सोशल इकोनॉमिक कंट्री वाज द वास्ट मास ऑफ पीपल वर डिसमल, appeared dismal, okay. All of these issues placed on mind, okay. So अब ये सारे issues जो थे, क्या हुआ, ये सारे इश्यूज़ कहाँ चल रहे थे, उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के दिमाग में चल रहे थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ठीक है। ड्राफ्ट बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसको ड्राफ्ट क्यों कहा, देखो ड्राफ्ट होता है कि भाई अभी उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना दोगे तो वो ड्राफ्ट नहीं होगा, वो असली कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट, ओके। सो वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, ओके। दे रोज टू द occasion and gave this country a visionary document that reflects respect for maintaining diversity while preserving national unity। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा हमारी इंडिया को एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट दे दिया, मतलब उन लोगों की, मतलब वो दे वर वेरी they were very favorable to us, ठीक है। उनका एक एहसान है हम पे कि इंडियंस को उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जिससे मतलब हमारा इंडिया जो है वो अभी भी दूसरी कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, ठीक है। एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट दे दिया है। विजनरी डॉक्यूमेंट मतलब जो कि हमारी डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करेगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ इनइक्वालिटी हो रही है या फिर कुछ हो रही है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि डाइवर्सिटी को उन्होंने प्रिजर्व करा, ठीक है, और हमारी नेशनल यूनिटी भी बनी रही। इस तरीके का उन्होंने क्या दे दिया, हमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट दे दिया, ओके। विजनरी डॉक्यूमेंट मतलब हम ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आगे हमारे फ्यूचर के अंदर भी हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए बना रहा, ठीक है, जिससे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रही, ठीक है। हमारे कल्चर्स, रिलीजन सब लोग क्या रहे, मेंटेन रहे, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जिसमें नेशनल यूनिटी भी प्रिजर्व्ड रही, ठीक है। कोई भी लड़ा नहीं आपस में इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है। अब देखो ड्राफ्ट तो था ही, जब ड्राफ्ट था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, फाइनल डॉक्यूमेंट बन गया। अब जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो वो कंसर्न भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे पॉवर्टी जो होगी reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। अब देखो उन्होंने और क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिससे पॉवर्टी जो है वो इरेडिकेट होगी, ठीक है, पॉवर्टी बिल्कुल कम हो जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि लोगों को इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, काम मिल जाए, ताकि पॉवर्टी जो हो वो ख़त्म हो, ठीक है, इंडिया से। ये चीज़ बनाई उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने और हम लोगों का, ठीक है, पीपल क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन्होंने और क्या दिया हमें कि हम लोगों को एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल दे दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे हम लोग खुद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को
चुन सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो कि देखो एक कल्चर है, ठीक है, वहाँ से पूरा कल्चर तो ऐसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट चला सकता है, नो, तो वो जो पूरा कल्चर है वो एक ऐसे इंसान को चुनेगा जो कि उस कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उस कल्चर की बात मान के उस कल्चर को कहाँ पे दिखाएगा? गवर्नमेंट के अंदर दिखाएगा, मतलब वो पूरे कल्चर को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो हमें एक ऐसी पावर दे दी जिससे हम लोग को ये हमारा पास रोल है कि हम लोग खुद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। सो दिस वॉज इट, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था, ड्राफ्ट किसने करा था, लिखा किसने था? बाबा डॉक्टर साहेब अम्बेडकर, ओके। और इनको क्या कहा जाता है? ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने लिखा था, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो और बातें तो देखो सब, मतलब लॉज वगैरह तो सब नहीं बनाए थे, 300 पीपल नहीं बनाए थे, बट जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ना, उन्होंने ही ड्राफ्ट करा था, ठीक है, यू कैन से ड्राफ्ट। इन्होंने पहले ड्राफ्ट करा, फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करा, इसमें थोड़े चेंजेस करे, ठीक है, जो उनको लगे कि हाँ भाई थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, सो उन्होंने वो करा, ठीक है। और फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। सो दिस वॉज इट in this topic, and in the next part we'll see the key features of Indian Constitution, okay। so ये key features क्या होते हैं? ये होते हैं इंडिया के वो फीचर जिससे हमारी कंट्री क्या है? स्ट्रॉन्ग बने और एक डेमोक्रेटिक बने, सोसाइटी बने और एक इंडिपेंडेंट इंडिया बने, ठीक है। तो ये की फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, secularism, fundamental duties, directive principles of the state policy, and in the next part we will read all these. Okay, so I hope you all have understood this topic very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. I hope you all have understood this chapter very well. So goodbye.